आरएसएस का हिंदू राग, ओवैसी का सबसे नया जवाब। हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत में इस्लाम की एंट्री पर ओवैसी का अर्ध सत्य। इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में, इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर्स से आया, सूफियों से आया, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट, उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। असदुद्दीन ओवैसी की तल्ख जुबानी नए दौर की सियासत की पुरानी कहानी है, लेकिन अब की बार उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन के जिन ऐतिहासिक पन्नों को महाराष्ट्र के लातूर की भरी सभा में खोला, उसे इतिहास के विद्वानों ने ही आधा सच करार दिया है। अगर सिर्फ ये कह देना कि इस्लाम जो था सिर्फ सूफियों या ताजिरों के थ्रू आया, अर्ध सत्य होगा, क्योंकि तीनों तरीके से आया। शुरू में आया प्रॉफिट के पीरियड से आया, और फिर 8वीं शताब्दी के पीरियड में यहाँ के ऊपर आबादियाँ बसने लगी मुसलमानों की, और कोई झगड़ा नहीं था। सारा फसाद शुरू होता है जब से सियासी इस्लाम आया, उसे आप कह सकते हैं कि 12वीं या 13वीं शताब्दी। तो एक तरीके से ओवैसी साहब सिर्फ इतिहास के एक पन्ने को याद दिला रहे हैं, दूसरे पन्ने को याद नहीं दिला रहे। भारत में इस्लाम की एंट्री की जो कहानी ओवैसी साहब ने सुनाई, उसकी असलियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे अली नदीम रिजवी ने बयां कर दी। लेकिन सवाल ये कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब और कैसे आया, इसे लेकर इतिहास की किताबों में क्या लिखा है, इतिहासकारों का क्या कहना है, इसे समझने के लिए हमने एनसीईआरटी से लेकर इतिहास की तमाम किताबों को खंगाला, देश के टॉप इतिहासकारों से बात की। इस दौरान हमने जो पढ़ा और सुना आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा है आपको उसके बारे में बताते हैं। 7 और 8वीं सदी में इस्लाम का प्रसार स्पेन और भारत में हुआ। भारत में इस्लाम खासकर व्यापारियों, नामचीन हस्तियों और विजेताओं के जरिए 600 सालों के दौरान आया। हालांकि 8वीं सदी में मुसलमानों ने सिंध और गुजरात में बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन 13वीं सदी की शुरुआत में जाकर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के निर्माण कार्य शुरू हुए। ये सच है कि मुस्लिम हमलावरों से पहले अरब के कारोबारी ही हिंदुस्तान आए। 8वीं शताब्दी में उन्हें बाकायदा यहाँ के राजाओं ने ही बसाया। 8th सेंचुरी में जब पालों की हुकूमत चल रही थी यहाँ के ऊपर, बिहार में, और जो इलाका आज जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार कहते हैं, बंगाल कहते हैं, इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब नॉर्थ इंडिया में ये हुकूमत कर रहे थे। और पालों के राज में, यानी बिहार और बंगाल की तरफ, हमको मिलता है कि एक मुस्लिम मर्चेंट्स का गिरोह था, जिनको पाल राज में न सिर्फ बसने की इजाज़त दी गई थी, उनकी बस्तियां बनाई गई थी, बल्कि उनकी मस्जिदें भी कायम की गई थी। ओवैसी ने जिस मस्जिद के मिनिएचर यानी प्रतिकृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सऊदी अरब के सुल्तान को गिफ्ट में देने का जिक्र किया, वो बात भी 100% सच्ची है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियाद में वहां के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को यह खास तोहफा दिया था। पीएम मोदी ने सऊदी सुल्तान को चेरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति भेंट की थी। केरल के त्रिशूर जिले की इस मस्जिद के बारे में माना जाता है कि यह भारत में बनी पहली मस्जिद है, जिसका निर्माण 629 ईस्वी के आसपास अरब व्यापारियों ने कराया था। इस मस्जिद को भारत और सऊदी अरब के करीबी कारोबारी रिश्ते की निशानी के तौर पर देखा जाता है। केरला में आज भी एक मस्जिद मौजूद है जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ज़माने की कहलाती है। जाहिर है कि ये वो दौर था कि जब सी रूट से
तिजारत होती थी और प्रॉफिट के अपने लाइफ टाइम में जो अरब मर्चेंट्स थे वो केरला के तट पे आए थे और वो मुसलमान बन के आए थे और इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी थी कि उनके लिए वहाँ के ऊपर एक मस्जिद बनाई जाए। सिर्फ वही नहीं बल्कि अगर आप गुजरात चले जाएं, जिस स्टेट का आजकल बहुत नाम आता है, वहाँ पे भी एक अगर आप गूगल सर्च कर लें, वहाँ पे भी एक मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काबा क़िबला बनने से पहले की वो मस्जिद है। लेकिन हकीकत ये भी है कि अरब में इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ ही आया, यानी अरब के लोग पहले मुसलमान नहीं थे। तो भारत में अरब हमेशा से व्यापारियों के रूप में आए। घोड़ों का व्यापार हो, मसालों का व्यापार हो, वस्त्रों का व्यापार हो, इस तरह के तमाम तरह के, या इत्र का व्यापार हो, अरब व्यापार करते रहे हैं। मालाबार पर, खंबात पर, या गोवा में, या काठियावाड़ में, या कच्छ में उनकी बस्तियां रही हैं और ये बस्तियां उन्होंने अपने व्यापार के आने जाने के क्रम में यहाँ जो संबंध, सामाजिक संबंध स्थापित किए, उस क्रम में बनाई और ये यहाँ रह गई। अब बात आती है इस्लाम की। तो इस्लाम तो पैगंबर मोहम्मद के साथ 7वीं शताब्दी में अरब में आया और तब जब अरबों ने इस्लाम अपना लिया तो निश्चित तौर पर अरब व्यापारी अपने पूजा का माध्यम, चूंकि वो इस्लाम के मानने वाले हो गए, तो उन्होंने इन बस्तियों में इस्लाम को लाया। किसी ने भारत में इस्लाम के आगमन का सिर्फ वो सच सुनाया जो उनकी सियासत को सूट करता है, लेकिन बड़ी होशियारी से वो किस्सा नहीं बताया जो इतिहास के पन्नों में भारत पर इस्लामिक हमले के तौर पर दर्ज है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब के मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया और वहां के ब्राह्मण राजा दाहिर को हरा दिया। इस तरह भारत की जमीन पर पहली बार इस्लाम के पैर जम गए। मोहम्मद साहब को भारत के संदर्भ में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस्लाम मोहम्मद साहब के साथ है 570-71 से लेकर 632 जो उनका समय है। और भारत के संदर्भ में इस्लाम का जो हमें चर्चा मिलती है, पहला उबैदुल्ला 636 और बुदैल 638, दोनों ही अभियान सफल नहीं हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम कुछ समय जब 712 में वो भारत आया तो उसने कई स्थानों पर लूट की, लड़ाई की, तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप में व्यापारिक उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के करीब 300 साल तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन 1000 ईस्वी के करीब अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर हमले शुरू किए। सियासी इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की, तो वो जाहिर है कि वो सबसे पहले जो हमें जिक्र मिलता है वो ये मिलता है कि 10th सेंचुरी में महमूद अफ गज़नी ने हमला किया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब महमूद अफ गज़नी का हमला सिंध की तरफ हुआ तो उसने किसी मुस्लिम राजा को नहीं पराजय किया। सिंध के इलाके में इस्माइलियों की हुकूमत थी। मुल्तान, लाहौर तक एक तरीक़े से जो इस्माइली मुसलमान हुआ करते थे उनकी हुकूमत थी और उनको पराजित करके फिर आगे बढ़ा था महमूद अफ गज़नी। और 12वीं शताब्दी में कहीं जाके जो गौरी लोग थे उन्होंने यहाँ के ऊपर 1206 में एक तरीक़े से पहला सियासी निज़ाम, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसे कायम किया था। इतिहासकार अली नदीम रिजवी भी भारत में इस्लाम के प्रवेश के 2 रास्ते का जिक्र करते हैं, एक कारोबारी और दूसरा सियासी, जो इतिहास की किताबों में सियासी नहीं बल्कि हमले के तौर पर साफ साफ लिखा गया है। भारत में इस्लाम के आगमन को 3 हमलावरों का कारनामा बताया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर हम अरबों के सिंध विजय की अनदेखी कर दें तो इस देश में इस्लाम का पहला अगवा महमूद गजनवी को मान सकते हैं। उसका आक्रमण भारतीय मुस्लिम राजनीति का पहला कदम था। मोहम्मद गोरी और उसके गुलामों ने पहले कदम को आगे बढ़ाया और मुस्लिम हुकूमत की राह दिखाई। आखिर में भारत की जमीन पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। भारत में
इस्लाम के आगमन को हमलावरों के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और उसका धर्म इस्लाम था और उसने मंदिरों पर आक्रमण किए। पर मंदिरों पर आक्रमण करने के लिए धर्म परिवर्तन कराना उसका मूल उद्देश्य कभी नहीं था। गजनी भारत में उसका प्रथम उद्देश्य उसके धन को लूटना था। यहाँ तक कि अगर हिंदू शाही वंश को छोड़ दें तो उन्होंने अपना राज्य विस्तार भी नहीं किया भारत में उन इलाकों तक जिन इलाकों को वो लूट कर चला गया। तुर्क अफगान या आप कह सकते हैं गोरी के समय से भारत में इस्लाम आने लगा और हमलावरों के साथ आया या उन्होंने हमले किए और भारत में अपने लिए बसाए। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों का उद्देश्य व्यापार नहीं था, विस्तारवादी सोच के साथ वो आगे बढ़े। तो निश्चित ही व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। दूसरा पक्ष, जब हम लोग सिलसिलों के बारे में बात करते हैं तो जो भारत में अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में जो सिलसिलों का उल्लेख मिलता है, चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला जो भारत में पॉपुलर हुए, उन सिलसिलों का भी प्रभाव अलग तरह से हमें मिलता है और वो 11वीं 12वीं शताब्दी में से बढ़ना शुरू हुआ होता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि प्रारंभिक के उद्देश्य व्यापारिक नहीं था और दूसरा धार्मिक जो सिलसिले रहे उनका विकास भारत में अलग संदर्भ में हुआ है। हकीकत यह है कि इस्लामिक आक्रांताओं का मकसद ही हिंदुस्तान पर कब्जा करना था, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इंडिया और अरब के ट्रेड रिलेशंस प्री इस्लामिक पीरियड से हैं। जब इन ट्रेडर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया अरब में, तब भी वो इंडिया के साथ में ट्रेड करते रहे, कन्वर्जन के बाद में भी। लेकिन इस आधार पर ऐसी स्टोरी नहीं बनाई जा सकती कि इनके द्वारा इंडिया में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ। यह हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, इस्लामिक फोर्सेस ने मल्टीपल वेव्स में इंडिया में इन्वेट किया। सेकंड इन्वेजन के दौरान सिंध में इन्हें सफलता मिली 712 सीई में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने वहां कंट्रोल किया। ये बात पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है कि गजनवी हो या गोरी या फिर बाद में मुगल, विदेशी हमलावरों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की, यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन कराया। जो अरब व्यापारी आए और जो सूफी संत आए, अरब व्यापारियों के जब आगमन हुआ तो उस समय तो बिल्कुल ना के बराबर लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए थे। जब ये मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, इन्होंने, इनकी सरकार थी, इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके धर्मांतरण करवाया, जबरदस्ती भी धर्मांतरण करवाया, तलवार के जोर पर धर्मांतरण करवाया। क्योंकि गोरी ने 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार भारत पर अपना मजहब थोपने के मकसद से हमला किया। महमूद गजनी के माध्यम से 17 बार इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। कहने का अर्थ यह है कि भारत में इस्लाम के प्रवेश की कहानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद 1000 से 1026 के बीच में महमूद गजनी के माध्यम से 17 बार आक्रमण हुए। भारत में इस्लाम के प्रवेश का जो मूल कारण था, उस मूल में सबसे महत्वपूर्ण कारण जिहाद था और इसके अतिरिक्त टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण भारत में अरब कारोबारियों के जरिए इस्लाम की एंट्री की बात भले सही हो, लेकिन उत्तर भारत में तो इसके आगमन का जरिया आक्रमण ही बना। तो उत्तर भारत में जो मुसलमानों का प्रवेश हुआ है वो आक्रमणकारी के रूप में हुआ है, ना कि व्यापारी या सूफी संत के रूप में सिंपल। जैसे 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ अरब मुसलमानों का सिंध पर, तो वो तो लूटपाट, आतंक, बिल्कुल बुरी तरह तहस नहस सिंध को कर देने जैसा आक्रमण था। और बाद में यद्यपि अरबों ने सिंध पर अपना शासन भी स्थापित किया। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी राष्ट्रों के साथ में रहे और अरबों ने इन व्यापारिक संबंधों में मध्यस्थता की भूमिका बहुत पुराने समय से निभाई। जब तक अरब राष्ट्रों में इस्लाम धर्म भी नहीं आया था, उससे पहले से ही अरबों के साथ में भारत के व्यापारिक संबंध थे। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म को अरबों ने स्वीकार कर लिया, तो उसके पश्चात उन्होंने भारतीय बंदरगाहों में व्यापार के साथ साथ अपनी बस्तियां बसानी शुरू की।
उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके चलते उनका धर्म स्वतः ही भारत में धीरे धीरे उसका प्रसार होने लगा। लेकिन वो वैसी हैं कि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज लेना है, ऐसे में वक्त बेवक्त आधा सच बताकर बच निकलते हैं। मुगल 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 औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? सियासी वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन इतिहास की किताबों में लिखी बातें झूठी नहीं हो सकती। ऐसे में अगर ओवैसी साहब ने कारोबार से इस्लाम के भारत आगमन की कहानी सुनाई तो उन्हें आक्रमण का किस्सा भी जरूर बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।